आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसको हमने डिस्कस करना है रिसर्च प्रपोजल के मुतालिक। ठीक है। दो तीन लेक्चर जो हमने पहले पढ़ लिए उस सब का निचोड़ रिसर्च प्रपोजल को समझना है। ठीक है। रिसर्च प्रपोजल एक ऐसी ब्रीफ समरी होती है, एक ऐसी ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है एक रिसर्च के या ग्रेजुएशन के लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे कि इस इंफॉर्मेशन के अंदर उसने अपनी रिसर्च जो ये कर रहा है, जो चीज़ मालूम कर रहा है, जो इसने करनी है रिसर्च, उसके मुतालिक ब्रीफली इसने डिस्कस किया हुआ होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 पेजेस होते हैं या 3000 वर्ड तक होते हैं इसमें। ठीक है। आपके थीसिस का, आपके रिसर्च का जो सारा खुलासा है, जो अभी आप तैयार कर रहे हो टाइटल से लेके एंड तक, जो आप कंपाइल कर रहे हो कि आपने ये टॉपिक करना है, आपने इस तरीके से करना है, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये मेरी इंट्रोडक्शन है इसकी, और ये तरीका मैं इस्तेमाल करूंगा, ये टूल्स मैं इस्तेमाल करूंगा डेटा कलेक्शन के लिए, इन पार्टिसिपेंट्स को लूंगा, मेल फीमेल वगैरह वगैरह। जिनको नहीं लेना वो उसमें शो होता है, जो सॉफ्टवेयर आपने इस्तेमाल करना है वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन होती है। ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रपोजल। ये जब इंशाल्लाह हम यूनिवर्सिटी आएंगे ना, तो मैं आप लोगों को फिर बोर्ड पे भी ये चीज़ करवाऊंगा दोबारा एज अ प्रैक्टिकल। ठीक है। और एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो ये वीक तो खैर जो कमिंग वीक आ रहा है वो तो ईद से पहले का वीक है। तो उसके बाद जब दोबारा स्टार्ट हो जाए तो इंशाल्लाह हम वेनेसडे या थर्सडे को एक प्रैक्टिकल के लिए आएंगे। उसमें हम लिटरेचर रिव्यू भी फिर करेंगे इंशाल्लाह, और साथ में कुछ एंड नोट या स्पेसेस को भी डिस्कस करेंगे। अगर एक में नहीं हुआ तो दो में करेंगे, दो में नहीं हुआ तो तीन में करेंगे। ठीक है। अच्छा जी। रिसर्च प्रपोजल इज ब्रीफ आउटलाइन और समरी ऑफ व्हाट द पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट रिसर्चर इज गोइंग टू कंडक्ट। इट इज अ ब्रीफ आउटलाइन अबाउट 6 A4। ये पेजेस के साइजेस होते हैं ना, A4 साइज या A5 A3 वगैरह, लीगल या लेटर वाइज, ये इसके कुछ नाम होते हैं। तो A4 जो यहाँ पे दिया गया है साइज, ये थोड़ा सा बड़ा वाला पेज, क्लियर पेज होता है। तो 6 पेजेस, ये कह रहा है कि ये प्रपोजल जो है या ब्रीफली ये 6 पेजेस बना देता है, 6 पेजेस या 3000 वर्ड तक ये होते हैं। मैक्सिमम लिमिट इसकी ये है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़े से कम है तो कोई मसला नहीं। और फ्यूचर में आपने जो वर्क करना है, जो रिसर्च करनी है, उसका जो कंपाइल फॉर्म आप बनाते हो, इसको कहते हैं प्रपोजल। ठीक है। प्रपोजल स्टार्ट होता है टाइटल सिलेक्शन से। टाइटल पे ऑलरेडी हमने एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया है कि टाइटल कैसे सिलेक्ट करते हैं, कहाँ से सिलेक्ट करते हैं, और टाइटल में कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। तो उस पर एक फाइनल का फार्मूला था, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो फिजिबल, इंटरेस्टिंग हो। ठीक है। नोवेलिटी उसकी हो, इसी तरह इथिकल कंसिडरेशन उसका हो, और इसके अलावा रियलिस्टिक हो, रिलायबल हो। ये चीज़ें एक टाइटल में होनी चाहिए। जब टाइटल में ये चीज़ें हो या इसका एक पैमाना है तो फिर टाइटल ज़बरदस्त बन जाता है। कहाँ से सिलेक्ट करना है, पेरेंट स्टडी कैसे सिलेक्ट करनी है, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है। तो टाइटल शुड रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। आप टाइटल जो बनाते हो और आपके जो ऑब्जेक्टिव में होते हैं, इसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो टाइटल बनाया है ऑब्जेक्टिव में कुछ और चीज़ें आप मालूम करना चाहते हो और टाइटल में आपने कुछ और वेरिएबल्स दिए हुए हैं। तो टाइटल का और ऑब्जेक्टिव का आपस में रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ताकि आपका टाइटल ये ऑब्जेक्टिव से रिफ्लेक्ट हो। कोई बंदा आपका ऑब्जेक्टिव रीड करे तो उसको पता लगे कि हाँ यार, ये चीज़ मालूम करना चाहता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, prevalence of neck pain and its association with the frozen shoulder या association with the radiculopathy वगैरह वगैरह, ये टाइटल हो गया जब आप इसका ऑब्जेक्टिव बनाते हो। अच्छा, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है एम ऑफ द स्टडी। एम एंड ऑब्जेक्टिव ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। जरा इस चीज को समझे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी जो है ये आपके एक तो टाइटल को रिफ्लेक्ट करेगा, और ये एक से ज्यादा हो सकते हैं। जिन तौर तरीकों से, जिस टूल्स के थ्रू, जिस प्रोसीजर के थ्रू आप अपने गोल्स मालूम कर रहे हो स्टडी के, स्पेशली उसमें जो प्रोसीजर है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। मतलब आप अपने टाइटल के वेरिएबल्स को या अपने मकसद को किस तरीके से पूरा कर रहे हो, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। जबकि एम ऑफ द स्टडी जो है ये ब्रॉड होता है,
और एक ही एम ऑफ द स्टडी एक ही होता है। इस स्टडी को कंप्लीट करने के बाद जो आउटकम्स आते हैं। अच्छा जी, मेरी आवाज़ सबको ठीक नहीं आ रही या एक बंदे को? मैंने तो इसलिए स्टार्ट में पूछा, एक बंदे ने मैसेज किया है कि मुझे आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। तो अगर सबको सही आ रही है तो बच्चा आपके नेट का इशू होगा, ठीक है। अगर सबको ऐसी आ रही है तो फिर मैं देख लूंगा यहाँ पे, लेकिन आई थिंक मेरा नेट तो ठीक है। नहीं सर, आपकी ठीक है, अब ठीक आ रही है। अच्छा जी, तो जिसको आवाज़ ठीक नहीं जा रही ना, तो वो ज़रा इधर उधर घूमे फिरे बच्चा, अपना ज़रा नेट वगैरह चेक करे, उसको वो वाला इशू होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं बता रहा था आपको ऑब्जेक्टिव एंड एम ऑफ द स्टडी में फ़र्क। ऑब्जेक्टिव एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक ही टाइटल के, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, लेकिन जितने ऑब्जेक्टिव आपने लेने हैं उसको आपने प्रूफ करना है स्टेटिस्टिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, टूल्स के थ्रू, रिलायबल वैलिड टूल्स के थ्रू, स्पेसेस या एक्सेल वगैरह के थ्रू। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिव को भी हम एक ही रखें, सही वाला रखें, और वो रखें जो हमारा मकसद है। जबकि एम ऑफ द स्टडी हमेशा एक ही होता है, ब्रॉड होता है। और एम ऑफ द स्टडी और ऑब्जेक्टिव में फर्क यह है कि जो आप स्टडी कर रहे हो, आपकी स्टडी का मेन पर्पस, जो मालूम करने के बाद आप अखज़ कर रहे हो, आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, या उसके जो आउटकम्स है, वो एम ऑफ द स्टडी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बंदे हैं वो यहाँ पे फुल यूसी प्रेवेलेंस प्रोग्राम कर रहे हैं, वो पिशावर के अंदर ये मालूम करना चाहते हैं कि हमने यहाँ पे पोलियो के केसेस का पता लगाना है कि कितने पोलियो के केसेस हैं, और ये लोग जो है ये पोलियो की वैक्सीन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, फ्ला 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 फॉर एग्जांपल ये। तो इसमें जिस तरीके से ये लोग मालूम करेंगे, जो प्रोसीजर ये लोग अडॉप्ट करेंगे और उसको डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे, तो दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। और जो पोलियो का जो सर्वे इन लोगों ने कर लिया और जो केसेस मालूम हुए, जो स्टडी से जो आउटकम्स आए, उन आउटकम्स को एम ऑफ द स्टडी कहते हैं। आप इन आउटकम से, इन मालूमात से ये गवर्नमेंट को फराहम करेंगे, तो उसके मुताबिक कुछ लॉ इम्प्लीमेंट होगा, कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट होगी वगैरह वगैरह। तो एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी में ये फर्क है, ठीक है। ये हमेशा हमेशा प्रपोजल या थीसिस के अंदर बाज एक्सटर्नल पूछते रहते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी एंड एम ऑफ द स्टडी। तो ये मैंने आप लोगों को अभी से बता दिया, याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। इट मस्ट बी रिटन or revised after the whole proposal has been written so that it is a true representative of the study plan। ये टाइटल जो है ये असल में आपके प्रपोजल, आपके ऑब्जेक्टिव, सारे सेटिंग वगैरह, आपका सैंपल साइज, आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, सारे इसी के बेस पे बनेगा। आपने अगर टाइटल सही सिलेक्ट किया है तो आपको बाकी चीज़ें इसके मुताबिक सही फिर जाएगी। अगर आपने टाइटल गलत सिलेक्ट किया है तो फिर ऑब्जेक्टिव भी गड़बड़ उसमें होगी, सही नहीं होगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो फिर समझ में नहीं आएगी। तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टडी प्लान ये टाइटल से पता लगेगा। आपका सारा प्रपोजल टाइटल पे डिपेंड करता है, और टाइटल के बाद आगे एक चीज़ आएगी, रेशनल ऑफ द स्टडी, जस्टिफिकेशन ऑफ योर स्टडी, कि तुम इस स्टडी में किस बेस पे कर रहे हो और तुम इसमें क्या नई चीज मालूम करना चाहते हो। दैट इज रेशनल ऑफ द स्टडी या जस्टिफिकेशन ऑफ योर स्टडी, ठीक है। इट मस्ट बी रिटन इन द कैपिटल लेटर्स एंड फॉन्ट साइज शुड बी केप्ट 14 अलाइन इन द पेज सेंटर। अच्छा, टाइटल जब हम लिखते हैं ना, तो टाइटल हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। आप लोग जब एम एस वर्ड में जाओगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है होम के अंदर, कुछ ऑप्शंस, उस ऑप्शन के अंदर कुछ कैपिटल लेटर्स दिए हुए होते हैं, कुछ स्मॉल लेटर्स दिए हुए होते हैं, कुछ पैराग्राफ लेटर्स दिए हुए होते हैं। पैराग्राफ लेटर में हर एक लफ्ज का पहला जो वो एबीसी वगैरह है वो कैपिटल आता है, बाकी उसमें स्मॉल आते हैं, ठीक है। तो इसके तमाम अल्फाज ये कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, फॉन्ट साइज इसका 14 होना चाहिए, और हम इसको सेंटर में अलाइन करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल में फिर बता दूंगा इंशाल्लाह, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। याद रखना है, फिर मुझे याद भी दिलाना है, ठीक है। आइडियल टाइटल शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। एक आइडियल ज़बरदस्त टाइटल जो होता है ये 50 अल्फाज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 50 अल्फाज के अंदर अंदर इसको 30 वर्ड्स हो गए, 40 वर्ड्स हो गए वगैरह, तो इतना अगर होगा तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। 20 वर्ड्स भी हो सकते हैं। अच्छा, फिर टाइटल के बाद प्रपोजल के अंदर दूसरी बड़ी जो चीज आती है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के तीन पार्ट्स है, ठीक है। पहले मैं जरा आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता दूं। टाइटल सिलेक्शन के बाद इंट्रोडक्शन प्रपोजल के अंदर तकरीबन एक ही पेज होता है, एक ही पेज।
इस एक पेज में हमने तीन चीजों में डिवाइड करना होता है। पहला जो हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर प्रॉब्लम या योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपने जो टाइटल लिया है उसमें जो मेन वेरिएबल्स हैं और आप जो चीज मालूम करना चाहते हैं, एक तो हम डिफिनीशन स्टार्ट में लिखते हैं, तो इससे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरिएबल हो जाती है। उसके बाद आप जो स्टडी में इस प्रॉब्लम को ले रहे हो उसको जरा हमने लिटरेचर से सर्च करके, जिस पे प्रीवियस रिसर्च हुई है उसको, रिसेंटली रिसर्चेस को सिलेक्ट करके उससे अपने इंफॉर्मेशन का मवाद लेके फिर बाद में हम प्लेजरिज्म इससे निकालते हैं। ठीक है, वो लेके जरा डालना है ताकि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लोगों को पता लगे। अगर कोई इसे रीड कर रहा है तो उसमें ब्रीफली बंदा देखे कि यार इसके मुतालिक एपिडेमियोलॉजी क्या है, मोर्टिलिटी मोर्बिडिटी रेट्स क्या है, इसकी एसोसिएशन चीज़ों के साथ क्या है, ये इससे हमें पता लग जाता है। फिर तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर पहला जो हेडिंग है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम अंडर स्टडी। ठीक है, दूसरा जो हेडिंग है इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर वो है रिसर्च स्ट्रेटेजी अंडरटेकन बाय रिसर्चर सो फार। ये जो आपने जो टाइटल सिलेक्ट किया है, तो इस पे पहले जो रिसर्च हुई है उसने कौन सा तरीका इख्तियार किया है, और अभी आप जो इख्तियार करोगे, जो चीज़ें जो टूल्स आप लोगे, जिस तरीके से करोगे, ये दोनों इस हेडिंग के अंदर हमने एक्सप्लेन करनी है। हम जो भी टाइटल लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, जो भी टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, तो मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि हम उसमें कोई एक नया वेरिएबल शामिल करते हैं, गैप आइडेंटिफाई करते हैं अपनी स्टडी जस्टिफिकेशन के लिए, रेशनल के लिए। बाकी जो वेरिएबल्स हमने लिए हुए होते हैं उस पर हजारों लाखों रिसर्च हुई होती है। तो उन रिसर्चेज में रिसेंटली जो रिसर्चेज हुई है उसमें से हमने अच्छी वाली अपने मकसद के मुताबिक रिसर्चेस इंफॉर्मेशन लेनी है उससे, उसको उस पे एंड नोट के थ्रू जो है रेफरेंस देना है कि ये मैंने फ्ला स्टडी से ली है। फिर बाद में हम इसको प्लेजराइज कर देते हैं। ठीक है, उससे प्लेजरिज्म निकाल लेते हैं, पैराफ्रेजिंग कर देते हैं। अच्छा जी, फिर ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, राइट इन योर ओन वर्ड्स द फाइंडिंग ऑफ अदर रिसर्चर्स, ये प्लेजरिज्म निकालने के बाद पैराफ्रेजिंग की बात हो रही है। ठीक है, पैराफ्रेजिंग करोगे तो बाकी जो रिसर्च से हम लेते हैं उसको हम अन्य अल्फाज में फिर लिखने की कोशिश करते हैं। मकसद वही होता है, लेकिन अल्फाज हम इधर उधर कुछ सिनोनिम्स उसमें इंक्लूड कर देते हैं, या इंग्लिश के जो अल्फाज होते हैं उसके इंग्लिश के तर्जुमे में और इंग्लिश के अल्फाज ढूंढ के उसकी जगह पे लिखते हैं जो फिट आ रहा हो। तो ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ फिर ये हमें चीज़ ले जाती है। और जो रेलेवेंट लिटरेचर रिव्यू होता है इसके लिए हम उसे देखते हैं और उसी से रेफरेंसेस देते हैं। ठीक है, ये दूसरा लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ये जो हम रिसर्च से लेते हैं ये उस टाइम पे जब आप रिसर्च कर रहे हो उससे ज्यादा 5 साल तक हो ओल्ड, उससे ज्यादा ओल्ड स्टडीज हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, जो तीसरा इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत ही अहम चीज आप लोगों के लेवल पे और आप लोगों के रिसर्च के लिए वो है रेशनल ऑफ योर स्टडी। रेशनल को भी काफी दफा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से सुन लें। स्टेट व्हाई यू हैव डिसाइडेड टू अंडरटेक रिसर्च ऑन दिस प्रॉब्लम। आपने जो टाइटल सेलेक्ट किया है, आप जो इसमें ऑब्जेक्टिव ले रहे हो, तो क्या ये रिसर्च पहले हुआ है, कोई डुप्लीकेशन तो नहीं कर रहे हैं, या इसके अंदर आपके पास अपनी जस्टिफिकेशन है, अपना रेशनल है कि मैं इस नई चीज को, ये मुझे मोटिवेट कर रही है, इसमें मुझे इंटरेस्ट है, ये प्रॉब्लम देखने के लिए मैं इसके साथ ये वाला नया वेरिएबल देख रहा हूँ, या मैंने गैप आइडेंटिफाई किया हुआ है, मैं यहाँ पे इस चीज पे रिसर्च कंडक्ट करना चाहता हूँ। ये रेशनल ऑफ योर स्टडी है, और इस लेवल पे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज इट दैट पोस्टेड एज द मोटिवेशन टू कंडक्ट योर स्टडी, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम और डिजीज वुड यू लाइक टू स्टडी एंड व्हाई। आप ये प्रॉब्लम जो आपने लिया है या टाइटल जो आपने लिया है, इसमें आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ये इसका जवाब हमें रेशनल में मिल जाता है। ठीक है, अगर रेशनल आपका क्लियर हो तो सारी चीजें फिर ज्यादातर क्लियर हो जाती है। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट खत्म हो गए। पहला टाइटल था, दूसरा इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन में 3 चीजें थी, तीसरा हमारे पास मेन जो हेडिंग है उसमें ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में स्टार्ट में भी मैंने बताया। ऑब्जेक्टिव वो स्टेटमेंट्स होते हैं कि जिसमें हम कुछ अल्फाज आगे टाइटल के लगा देते हैं, तो उससे लोगों को समझने में आसानी हो जाती है। जैसे नीचे ऐसी स्लाइड के नीचे टू डिटरमाइन, टू कंपेयर, टू कोरिलेट,
इस तरह के टू के साथ एक सुटेबल लफ्ज लगाते हैं, और उसके बाद फिर हम टाइटल जो हमने हमारा डोमेन होता है वो आगे लिखते हैं, तो इससे हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ठीक है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया कि प्रीवेलेंस ऑफ नेक पेन विद फ्रोजन शोल्डर फॉर एग्जांपल। अगर इसका ऑब्जेक्टिव मैं लिखना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा कि टू डिटरमाइन द प्रीवेलेंस ऑफ नेक पेन विद फ्रोजन शोल्डर। इसी तरह अगर कोई कंपैरेटिव स्टडी है, दो चीजों में कंपैरिजन है, तो फिर हम कहेंगे टू कंपेयर फ्ला फ्ला फ्ला। अगर कोई कोरिलेशन है, एसोसिएशन है, तो उसके साथ हम टू कोरिलेट लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम ऑब्जेक्टिव के स्टार्ट में ये दो अल्फाज तकरीबन लगाते हैं। इससे हमें रिसर्च प्लान में, रिसर्च वर्क में क्लियर इंफॉर्मेशन फिर इससे मिलती है, और कोई पढ़ता है तो उसे पता लगता है कि यार इसका मकसद ये है, ये इस चीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये टू डिटरमाइन, टू कंपेयर, टू कोरिलेट वगैरह, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट, स्मार्ट में SMART 5 अल्फाज हैं। इसका इसमें एस से मतलब है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, किससे कहानियां नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। मैयरेबल, एम से मैयरेबल है, ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसको हम फिर स्पेसेस में मैयर कर सके, या किसी टूल के थ्रू मैयर कर सके, या किसी एक्सेल के थ्रू मैयर कर सके। ऐसा ना हो कि हम उसे फिर मैयर ना कर सकते हो, तो फिर हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, मैयरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। ये भी मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि हमेशा टाइटल ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जिसको हम अचीव कर सकते हो। अगर आपने एक टाइटल सिलेक्ट कर लिया और आपको उसका डेटा नहीं मिल रहा, आप उसको अचीव नहीं कर सकते, तो फिर क्या फायदा। तो अचीवेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, रिसर्च साइंस से रिलेटेड होना चाहिए, आपके इंटरेस्ट का, आपके लाइन में होना चाहिए, आपके डिग्री के नीचे होना चाहिए, एंड टाइम बाउंड। और अगर आप क्रॉस सेक्शनल, आपके पास 6 महीने हैं तो आपको क्रॉस सेक्शनल करनी चाहिए। अगर आपके पास 1 साल है तो आपको RCT करनी चाहिए। तो टाइम बाउंड भी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप 6 महीने के अंदर ऐसी कोई स्टडी स्टार्ट कर ले कि वो 2-3 साल में हो रही हो, तो मसला फिर बन जाता है। ठीक है, अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव्स आर रिटन इन द एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड यही है जो टू डिटरमाइन, टू कंपेयर वगैरह, इन द टू डू फॉर्मेट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडीज आर टू डिटरमाइन, टू कंपेयर, टू कोरिलेट वगैरह। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास 3 मेन टाइटल आ गए, मेन हेडिंग्स आ गए। पहला था टाइटल ऑफ द स्टडी, दूसरा था इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी के अंदर 3 सब टाइटल थे। फिर हमारे पास तीसरा जो मेन हेडिंग था वो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी था। चौथा हमारे पास जो मेन मेजर हेडिंग है वो है ऑपरेशनल डिफिनीशन। जरा ऑपरेशनल डिफिनीशन को भी बच्चों समझिएगा, क्योंकि ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिर नहीं आता, और फिर इधर उधर घूमते हैं कि इसमें हमने लिखना क्या है। जब आप प्रपोजल बनाओगे थीसिस के लिए, तो उसमें ऑपरेशनल डिफिनीशन जब आएगा ना, इसका मतलब ये है कि जो टाइटल के अंदर जो वेरिएबल्स आपने लिए हैं, उन वेरिएबल्स को अपने दिमाग, अपने सोच के मुताबिक डिफाइन करना है। कोई किताबी डिफिनीशन नहीं लिखनी, कोई गूगल की डिफिनीशन नहीं लिखनी, कोई चैट जीपीटी की डिफिनीशन नहीं लिखनी, कोई ऐसा डिफिनीशन नहीं लिखना जो साइंस के साथ या किताबों के साथ मुंसलिक हो। आपने उसी को जैसे भी हो, आपके जहन में वो वेरिएबल, वो प्रॉब्लम, उसका डिफिनीशन जिस तरह आ रहा हो अपने अल्फाज में लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल लो बैक पेन है, तो लो बैक पेन की डिफिनीशन, साइंटिफिक जो भी हो, आप अपने जहन के मुताबिक लो बैक पेन को डिफाइन करो और अपने अल्फाज में लिखो। दिस इज ऑपरेशनल डिफिनीशन। ठीक है, इस तरह निक पेन है तो निक पेन आपके दिमाग में जिस तरह आ रही है। इसी तरह स्ट्रेस है, स्ट्रेस की किताबी और वो डिफिनीशन छोड़ के आपके जहन में जो आ रहा है, आप स्ट्रेस की डिफिनीशन वो वाली लिखो। तो ये कहलाता है ऑपरेशनल डिफिनीशन। जितने भी आपकी वेरिएबल्स हैं उसको आपने यहाँ पे डिफाइन करना है अपने अल्फाज में, और साथ में प्लस, प्लस ऑपरेशन डिफिनीशन के डिफिनीशंस के बाद जो टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, जो क्वेश्चनर स्पेसिफिकली आप इस्तेमाल कर रहे हो, या जो टेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी स्कोरिंग, कि आप कौन से टेस्ट या क्वेश्चनर को यूज कर रहे हो और उसकी स्कोरिंग क्या है। स्कोरिंग का भी इंशाल्लाह मैं फिर प्रैक्टिकल में आप लोगों को बता दूंगा, यहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं लगेगी, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चनर की अपनी अपनी स्कोरिंग होती है। जो वैलिड और रिलायबल क्वेश्चनर होते हैं ना, उनके एक स्कोरिंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ के 30 स्कोर होगा, कुछ के 50 होगा, कुछ का 100 होगा। उसी में हम कैटेगरीज बनते हैं, इतना होगा तो इतना मसला होगा, इतना स्कोर होगा तो इतना मसला होगा। वो चीजें भी साथ में लिखनी होती है। ठीक है
अच्छा, फिर इसके बाद एक और मेन हेडिंग आ जाता है हाइपोथेसिस। अच्छा, हाइपोथेसिस के मुतालिक ये जरा याद रख लें कि हाइपोथेसिस का क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर लिखना जरूरी नहीं है, बल्कि नहीं लिखा जाता, इसको हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती हैं, आरसीटीज वगैरह, उसमें हम फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, क्योंकि हाइपोथेसिस तो एक मफरूजा है ना, हम इसे बनाएंगे तो इसको फिर आखिर में हम या एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो ये वाली चीजें एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में होती है, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में ज्यादातर ऑब्जर्वेशंस होते हैं या एसोसिएशंस होते हैं, ठीक है। तो हाइपोथेसिस हम केस कंट्रोल स्टडी में, कंपैरेटिव क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में, जो कंपैरिजन जिस क्रॉस सेक्शन में, उसमें कर सकते हैं। इंटरवेंशनल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में लेते हैं, कोहॉर्ट स्टडी में लेते हैं, लेकिन सिंपल क्रॉस सेक्शन स्टडी में नहीं लेते, ठीक है, उसमें जरूरत नहीं होती इसकी। हाइपोथेसिस होता क्या है? हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेक्टेड रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। आपने जो टाइटल लिया है, आपने जो ऑब्जेक्टिव लिया है, उसके अंदर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल तो लाजिमन होंगे, उसके अंदर रिलेशन है या नहीं है, ये हम हाइपोथेसाइज कर लेते हैं, एक मफरूजा बना लेते हैं कि हाँ, इसका इसके साथ रिलेशन है या इसका इसके साथ रिलेशन नहीं है। तो ट्रू हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस बन जाता है, ठीक है। हाइपोथेसिस मस्ट बी मेंशन क्लियरली and must reflect the objective of the study, ठीक है। A hypothesis is needed in the following study: all interventional studies मतलब experimental studies, ठीक है। cohort study, इसमें cohort study में जो है retrospective prospective studies होते हैं, from exposure toward disease या from disease towards exposure, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। केस कंट्रोल स्टडी होती है, केस को लेके उसके सारे काजेस वगैरह वगैरह मालूम करने होते हैं, एक ही केस होता है, इसको केस कंट्रोल स्टडी कहते हैं। कंपेरेटिव क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में ऐसा क्रॉस सेक्शनल स्टडी जिसमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन मालूम करनी हो, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट डिस्क्रिप्टिव स्टडीज डू नॉट कैरी एनी हाइपोथेसिस। इस डिस्क्रिप्टिव स्टडी का मतलब ऑब्जर्वेशनल स्टडीज या सिंपल क्रॉस सेक्शनल स्टडीज है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और बहुत ही जरूरी मेन हेडिंग जो है वो है मटेरियल एंड मेथड्स। इसको स्टडी मेथोडोलॉजी भी कहते हैं या रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। मटेरियल एंड मेथड्स के अंदर वो तमाम चीजें होती हैं जिस तरीके को तुम अपनाते हो, जिस जगह पे आप डेटा ले रहे हो, कितने टाइम में लोगे, कितना सैंपल साइज होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या हो, किस बेस पे आप स्टडी सैंपल साइज ले रहे हो, कौन से बंदों को या कौन से सैंपल साइज को आप नहीं लोगे, ठीक है। आपने कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू ये इंटरप्रेट करना है, और आपका स्टडी प्रोसीजर क्या होगा, ये तमाम चीजें मटेरियल एंड मेथड्स के अंदर आती है, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर स्टडी डिजाइन आता है। स्टडी डिजाइन पे अलग अलग से हम एक लेक्चर लेंगे। स्टडी के बहुत सारे डिजाइन हैं, ठीक है। जिसमें से मैं बार बार आप लोगों को एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन बता रहा हूँ, इसी तरह इंटरवेंशनल स्टडी डिजाइन है, एक्सपेरिमेंटल भी उसे कहते हैं। जिस स्टडी रिसर्च को आप कर रहे हो उसका स्टडी डिजाइन चलेगा, ठीक है। इसी तरह स्टडी सेटिंग है। सेटिंग का मतलब यह है कि आप स्टडी को किस एरिया में, किस लोकेशन पे कंडक्ट कर रहे हो। जैसे आप एक स्टडी कर रहे हो अब्बासिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे कर रहे हो या वहां के अंदर कर रहे हो, तो आपका स्टडी सेटिंग अब्बासिन यूनिवर्सिटी पिशावर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्टडी डिजाइन, मेंशन द नेम ऑफ द अप्रोप्रिएट स्टडी डिजाइन। आप लोगों की स्टडी डिजाइन क्वांटिटेटिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी याद रखनी है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। द चॉइस ऑफ द स्टडी डिजाइन मस्ट रिलेट टू द ऑब्जेक्टिव। आपके ऑब्जेक्टिव से पता लगता है कि आपका स्टडी डिजाइन क्या होगा। ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर आपने किसी चीज को किसी चीज की एफिकेसी मालूम करनी है या एफिकेसी रिलेटेड कुछ चीज करना है, तो फिर आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन बन जाता है। अगर आपने सिर्फ उसको या डिटरमाइन है या कंपेयर करना है या ऑब्जर्व करना है या कोरिलेट करना है, तो फिर क्रॉस सेक्शनल हो जाती है, ठीक है। स्टडी सिटिंग है, स्टेट द प्लेस वेयर योर रिसर्च वर्क विल बी अंडरटेकन। जिस एरिया में, जिस जगह पे आप रिसर्च को कर रहे हो, वो जगह आपकी रिसर्च सेटिंग कहलाती है। ये कोई हॉस्पिटल भी हो सकता है, ये कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कोई कम्युनिटी भी हो सकती है, एक से ज्यादा ये मल्टीपल चीजें भी हो सकती है, कई यूनिवर्सिटियां भी हो सकती है, एक यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, ठीक है।
The study usually indicates the place from where you will collect your data and or carry out your lab work. ठीक है? In case these are separate places mentioned, both data would be collected from patient of the medical center. जिस हॉस्पिटल में, जिस जगह में, हॉस्पिटल के अंदर फिर बहुत सारी चीजें होती है, सर्जिकल, मेडिकल, पीड्स वगैरह वगैरह। तो ये स्पेसिफिकली फिर स्टडी सेटिंग में हम मेंशन करते हैं कि हमने फला जगह के फला डिपार्टमेंट से डेटा लेना है। ठीक है? अच्छा, स्टडी ड्यूरेशन है इसके बाद। स्टडी ड्यूरेशन ये होती है कि आपने कितने अरसे में ये स्टडी कंप्लीट करनी है। तो आप लोगों की 6 मंथ्स की स्टडी होती है। ठीक है? 6 मंथ्स में आप लोगों ने सारा का सारा टाइटल भी करना है, प्रपोजल भी बनाना है, डेटा कलेक्शन भी करनी है, इंटरप्रिटेशन भी करनी है, रिजल्ट्स वगैरह, थीसिस, रिपोर्ट राइट अप, सारी चीजें डिस्कशन कंप्लीट करना है थीसिस। तो द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ योर रिसर्च स्टडी एंड व्हाई दिस ड्यूरेशन इज रिक्वायर्ड। ये ड्यूरेशन आप जो ले रहे हो इसमें क्या क्या कर रहे हो, तो एक चार्ट सा बनता है, गैंट चार्ट उसे कहते हैं। उसमें आपने सिर्फ ये मेंशन करना होता है कि यार 1 महीने में मैंने ये चीज करनी है, 2 महीने में मैंने ये करनी है, 3 महीने में मैंने ये करनी है। तो पर वीक या मंथ के हिसाब से आपने ये चीज दी हुई होती है। इसको कहते हैं गैंट चार्ट। ये ड्यूरेशन में जरूरी होता है। ठीक है? ये दिस इज गैंट चार्ट। ठीक है? ये आप लोगों को जो नजर आ रही है, तो दिस इज गैंट चार्ट। इसी तरह आपने तारीख के साथ, मंथ के साथ, हमारा थोड़ा डीबीटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर इससे थोड़ा सा सिंपल भी है। ठीक है? गैंट चार्ट हमारा थोड़ा सा सिंपल भी होता है, तो आप लोग फिर वो अडॉप्ट कर लोगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर इसके बाद सब हेडिंग मेथोडोलॉजी के अंदर जो है वो है सैंपल साइज। सैंपल साइज कैसे सिलेक्ट करनी है? अच्छा, पहले तो आप लोग जरा, क्लास में भी मैंने बताया था, फिर से सुन लें कि पॉपुलेशन और सैंपल साइज में फर्क क्या होती है। सैंपल साइज असल में रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन वो एरिया, वो लोग, वो वो क्या कहते हैं उसे, सिटिंग एरिया, जहां से आपने डेटा कलेक्ट करना है, वो पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरे के पूरे लोग, जानवर, जिस चीज से भी आपने डेटा कलेक्शन करना है, उसके अंदर आपके मकसद वाले जितने बंदे रहते हैं उस एरिया के अंदर, उसको कहते हैं पॉपुलेशन। अब मसला यह है कि पॉपुलेशन तो कभी कभार बहुत ज्यादा आ जाती है, सारे के सारे पॉपुलेशन से हम डेटा कलेक्शन ले नहीं सकते। तो हम कुछ तरीके इख्तियार करते हैं, किसी ऑनलाइन कैलकुलेटर के थ्रू या किसी जेन्युइन चीज प्रोटोकॉल के थ्रू हम इस तमाम पॉपुलेशन से एक सैंपल साइज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि ये उसका रिप्रेजेंटेशन हो। और इस सैंपल साइज में लूँ तो इससे जो है मैं ये कह सकता हूँ कि ये सब ऐसा हुआ कि सब पॉपुलेशन से मैंने ले लिया। अब मुख्तलिफ जगहों पे कुछ ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज होते हैं। एक ऑनलाइन कैलकुलेटर है ईपी टूल। ठीक है? और इसी तरह हम आपके लेवल पे जो यूज करते हैं वो है रावसॉफ्ट ऑनलाइन कैलकुलेटर। रावसॉफ्ट में आप, उसमें एरिया होता है, उसमें आप पॉपुलेशन अपना मालूम करके डाल लोगे। जैसे आप अब्बासी यूनिवर्सिटी में एलाइड हेल्थ साइंसेज से ले रहे हो, तो एलाइड हेल्थ साइंसेज में 2000 से 2500 स्टूडेंट्स होंगे। ये आपकी पॉपुलेशन हो गई। ये इसमें डालो, ये आपको ऑटोमेटिकली सैंपल साइज बता देगा कि यार आपने इतनी लेनी है, तो ये तकरीबन 400 के लगभग। फिर इतने 2000 से 2500 के अंदर आपके पास डेटा कलेक्शन 400-500 तक आ जाएगा। ठीक है? तो सैंपल साइज जो है हम इस तरह सेलेक्ट करते हैं और इस तरह लेते हैं। ठीक है? हाउ मेनी पेशेंट विल बी कंक्लूडेड, ये सैंपल साइज कहते हैं इसे। इफ देयर आर ग्रुप, हाउ मेनी, अगर ग्रुप है तो ग्रुप में कितने आएंगे। प्रोटोकॉल जस्टिफिकेशन आपके पास क्या होगी। तो जब हम ऑनलाइन कैलकुलेटर के थ्रू सैंपल साइज ले लेते हैं तो हम ये हमारे पास जस्टिफिकेशन आ जाता है कि हमने ये सॉफ्टवेयर यूज किया है। अब कुछ अच्छी जगहों पे पेयर स्टडी से मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन या मीन और वो लेते हैं। ये मीन के साथ एक और चीज होती है, और उसको डालते हैं, और वो आपको ऑटोमेटिकली फिर दे देता है आपका सैंपल साइज। ठीक है? वेरिएंस, वेरिएंस और मीन, या मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन ये लेके फिर डाल देते हैं तो आपको देता है, दे देता है। ठीक है? अच्छा जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये आप लोग को जो स्लाइड नजर आ रहा है, दीज आर लिस्ट ऑफ सम पॉपुलर ऑनलाइन सैंपल साइज कैलकुलेटर। जो अभी आप लोगों को मैंने रावसॉफ्ट का बताया, या सेकंड नंबर पे रावसॉफ्ट है, ओपन एपी है, इसी तरह ईपी टूल है, इसी तरह ये बहुत सारे दिए हुए हैं। ठीक है? तो हम इसमें से रावसॉफ्ट सैंपल कैलकुलेटर को यूज करते हैं। ठीक है? यहाँ पे। अच्छा जी, मेरे पास ये खत्म हो रहा है ये सेशन का टाइम।